students. We will start from lesson 15th of class 9th, that is improvement of food resources. So this lesson is mainly divided into two parts. First one is the crops and second one is the animal husbandry. So in this video, we will discuss about crops. Type of crops, as you can see in the table, there are many types of crops: cereals, pulses, oil seeds, vegetables. So different crops give different nutrients, means कि अलग अलग crops से हमें अलग अलग तरह के nutrients मिलते हैं. These are the nutrients: carbohydrates, proteins, fat. For example, अगर हम proteins की बात करें तो proteins हमें मिलती हैं pulses, जैसे कि pea, black gram, green gram. Then fat हमें मिलता है oil seeds, ग्राउंडनट, कैस्टर ऑयल, सोयाबीन. अगर हम विटामिन्स एंड मिनरल्स की बात करें तो वेजिटेबल्स, स्पाइसेस, फ्रूट्स, वहाँ से हमें विटामिन्स मिलते हैं. एंड देन देर आर फोडर क्रॉप्स मीन जो कि हम कैटल्स को जैसे फोडर देते हैं, जिससे कि मीन्स की जैसे पशुओं को जो चारा दिया जाता है. बरसीम, ओट्स, सूडान ग्रास, दीज आर द फोडर क्रॉप्स. And these different types of crops require different climatic conditions, means कि इन अलग अलग crops के लिए अलग अलग climatic condition चाहिए, अलग अलग temperature चाहिए. means कि ऐसा नहीं है कि सारी के सारी crops को grow होने के लिए एक जैसा temperature चाहिए. Then photoperiods for their growth and completion of their life cycle. इनके life cycle को complete होने के लिए भी अलग अलग time लगता है. Next one is the Rabi and Kharif crops. First one is Kharif crop. So Kharif season कहा गया है the rainy season that is from month June to October. इस season को कहा गया है rainy season, और इस season में जो crops grow करवाई जाती हैं, those crops are known as Kharif crops. For example, paddy, soybean, maize, cotton. These are the examples of Kharif crop. Second one is Rabi crops. The winter season that is from month November to April. इसे कहा गया है रवि सीजन, और इस सीजन में जो क्रॉप्स ग्रो करवाई जाती हैं, दोज आर नोन एज रवि क्रॉप्स. फॉर एग्जांपल, wheat, gram, peas, mustard. These are some example of rabi crops. Improving crop yields. Improving crop yields means हम ऐसे कौन कौन से मेथड हैं जिससे कि हम क्रॉप प्रोडक्शन को इम्प्रूव कर सकते हैं, मीन्स कि उसमें सुधार ला सकते हैं. क्रॉप वेराइटी इम्प्रूवमेंट, क्रॉप प्रोडक्शन इम्प्रूवमेंट, क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट. So we will discuss one by one. Crop variety improvement. So crop variety improvement में different methods आएंगे कि ऐसा क्या किया जाता है जिससे कि क्रॉप की प्रोडक्शन को इंक्रीज किया जा सके, yield को इंक्रीज किया जा सके. Crops are bred for various useful characteristics such as disease resistance, response to fertilizers, product quality, high yields. Means कि डिफरेंट क्रॉप्स में क्रॉसिंग करवाई जाती है, और ये क्यों करवाया जाता है? ताकि हम ऐसी क्रॉप्स ग्रो करवा सकें, मीन्स कि हमें ऐसी क्रॉप्स मिले जो कि डिजीज को रेजिस्ट करें, मीन्स कि जिनमें बीमारी ना हो, फर्टिलाइजर्स को रिस्पॉन्ड करें, प्रोडक्ट क्वालिटी में भी इम्प्रूवमेंट हो, एंड दोज क्रॉप्स गिव हाई यील्ड, मीन्स कि प्रोडक्शन में भी इंक्रीज हो. तो अब हम मेथड्स करेंगे कि आपका कैसे हम क्रॉप यील्ड को इंक्रीज, मतलब क्या क्या ऐसे मेथड्स हैं. सो हाइब्रिडाइजेशन. फर्स्ट की हाइब्रिडाइजेशन कहते किसे हैं? हाइब्रिडाइजेशन रेफर्स टू क्रॉसिंग बिटवीन जेनेटिकली डिसिमिलर प्लांट्स. मीन्स कि हम जेनेटिकली डिसिमिलर प्लांट्स में जो कि मीन्स कि जैसे
टू प्लांट्स जो एक जैसे नहीं है, ऐसे टू प्लांट्स लेंगे हम। ये जो भी मेथड्स हैं जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट्स होते हैं ना, वहाँ करवाए जाते हैं ये हाइब्रिडाइजेशन जैसे। तो ऐसे टू प्लांट्स लेंगे एंड देन उनमें क्रॉसिंग करवाई जाती है। अब यहाँ कुछ टर्म्स दी गई हैं। इंटर वेराइटल मीन्स की बिटवीन डिफरेंट वेराइटीज, हम डिफरेंट वेराइटीज के प्लांट लेंगे, उनमें क्रॉसिंग करवाई जाती है। इंटर स्पेसिफिक बिटवीन टू डिफरेंट स्पीशीज ऑफ द सेम जीनस, मीन्स की जो प्लांट की जीन्स हैं दैट इज सेम बट स्पीशीज इज डिफरेंट। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें किसी भी प्लांट की, जैसे मैंगो प्लांट की बात कर लेते हैं, तो जो स्पीशीज होंगी वो टू डिफरेंट होंगी बट उनकी जो जीनस होगी दैट इज सेम। इंटरजेनरिक बिटवीन डिफरेंट जेनरा, इसमें हम क्या लेते हैं, टू डिफरेंट जीन्स। जेनेटिकल मॉडिफिकेशन, introduction of a gene to the existing crop that would provide the desired characteristic. This result in genetically modified crops. बच्चों देखो जेनेटिकल मॉडिफिकेशन क्या होता है, जैसे हम क्या करते हैं, कोई एक प्लांट है फॉर एग्जांपल उसमें कोई डिजीज नहीं हो रही है, तो हम ये देखते हैं कि ऐसी कौन सी जीन है जो कि डिजीज को रोक रही है, उसमें कोई बीमारी नहीं होने दे रही है, तो हम उस डिजीज उस जीन को वहां से आइसोलेट करेंगे उस प्लांट से, एंड देन दैट जीन इज इंसर्टेड इनटू सम अनदर प्लांट। ठीक है, तो हमें क्या रिजल्ट देखने को मिलेंगे, मीन्स कि उसमें भी डिजीज नहीं होगी जिसमें कि किसी और प्लांट की जीन डाली गई है। दैट इज जेनेटिकल मॉडिफिकेशन, मीन्स कि हम प्लांट की जीनोटाइप को चेंज कर रहे हैं। फैक्टर्स फॉर वेराइटी इंप्रूवमेंट, मीन्स कि अगर हम वेराइटी इंप्रूवमेंट कर रहे हैं तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, किन किन फैक्टर्स के लिए। फर्स्ट वन इज द हायर यील्ड, ताकि हम प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकें। इम्प्रूव्ड क्वालिटी, इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ अ प्रोड्यूस, प्रोटीन क्वालिटी इन पल्सेस, जैसे डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स में मैंने जैसे आपको बताया कि अलग अलग तरह के हमें पोषक तत्व मिलते हैं। सो इम्प्रूव क्वालिटी मीन्स उसे ताकि प्रोटीन क्वालिटी को पल्सेस में इंक्रीज किया जा सके। ऑयल सीड में ऑयल क्वालिटी को इंक्रीज करने के लिए। बायोटिक एंड अबायोटिक रेजिस्टेंट, बायोटिक मीन्स लिविंग, अबायोटिक मीन्स नॉन लिविंग। सो क्रॉप प्रोडक्शन कैन गो डाउन ड्यू टू बायोटिक एंड अबायोटिक रेजिस्टेंस। ठीक है, मीन्स कि हम बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर्स क्या करते हैं, वो भी क्रॉप जैसे प्रोडक्शन को कम करते हैं एक तरह से। Change in maturity duration, shorter the duration of crop from sowing to harvesting, the more economical is the variety. Means कि अगर जैसे जब हम क्रॉप को ग्रो करते हैं एंड वहां से लेके जब तक हम उसे हार्वेस्ट करते हैं, अगर ये जो टाइम पीरियड है अगर ये शॉर्ट होगा तो जो इकोनॉमिक वैल्यू क्रॉप की वो उतनी ही ज्यादा होगी। वाइडर अडेप्टेबिलिटी, स्टेबलाइजिंग द क्रॉप प्रोडक्शन अंडर डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशंस। वाइडर अडेप्टेबिलिटी मीन्स जैसे कि क्रॉप प्रोडक्शन की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करना, ताकि क्रॉप जो है डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशंस को ज़्यादा टॉलरेट कर सके। मीन्स इफ देर इज इंक्रीज इन टेम्परेचर, इफ देर इज एनी डिक्रीज इन टेम्परेचर, मीन्स की वाइडर अडेप्टेबिलिटी। क्रॉप ऐसी प्लांट्स होने चाहिए जो कि अगर थोड़े बहुत चेंजेस देखने को मिलते हैं इन द क्लाइमेटिक कंडीशंस तो वो उन्हें टॉलरेट कर सके। Desirable agronomic characteristics, tallness and profuse branching, desirable characters for fodder crops. These are the desirable characters, means कि जो characters हमें किसी crop में चाहिए। For example, fodder crops के लिए जो characters desirable हैं, those are tallness and profuse branching. Plants tall होने चाहिए। Dwarfness is desired in cereals. Cereals के case में dwarfness means that is short height plant की। Crop production management. There is a correlation between higher input and yields. The farmer's purchasing capacity for input decides cropping system and production practices. Means कि यहाँ आपका ये बताया गया है crop production management में the farmer's purchasing capacity for input means कि input decide करती है कि crop yield कैसी रहेगी। For example, अगर farmers अच्छी breeds के seed fields में use करेंगे तो उससे जो at the time of harvesting
क्रॉप यील्ड अच्छी देखने को मिलेगी। तो यही इसमें क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट में बताया गया है। सो इसमें आपका आएगा न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, इरिगेशन, क्रॉपिंग पैटर्न। न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, nutrients supplied by air, water and soil. So air, water and soil are sources। और कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स यहाँ से मिलते हैं ये यहाँ इस टेबल में दिखाया गया है। सो कार्बन एंड ऑक्सीजन, प्लांट्स को जो कार्बन एंड ऑक्सीजन है वो कहाँ से मिलती है? एयर से। दे गेट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर। एंड देन सॉइल से जो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं दोज आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स उन न्यूट्रिएंट्स को कहा जाता है जो कि प्लांट्स को ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए होता है। मैक्रो मीन्स लार्ज। एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में कौन से आएंगे? अगर वो कम क्वांटिटी में भी प्लांट्स तक पहुंचते हैं, दैट इज सफिशिएंट। सो मैक्रो में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम। एंड माइक्रो में कौन से आएंगे? आयरन, मैंगनीज, बोरॉन, copper, chlorine। To increase the yield, the soil can be enriched by supplying these nutrients in the form of manure and fertilizers। So बच्चों ये जो nutrients यहाँ बताए गए हैं, अगर हमें क्रॉप प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है, सो ये जो न्यूट्रिएंट्स है ये प्लांट्स तक किस फॉर्म में पहुंचाए जाते हैं? दैट इज मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। जैसे आपने देखा होगा कि क्रॉप्स में मैन्योर यूज की जाती है, फर्टिलाइजर्स यूज की जाती है, ठीक है। मेनली हम ये सब क्यों करते हैं? बिकॉज टू इंक्रीज द क्रॉप प्रोडक्शन। मैन्योर, मैन्योर हेल्प्स इन एनरिचिंग soil without nutrients and organic matter and increasing soil fertility। So जब हम मैन्योर फील्ड्स में यूज करते हैं, क्रॉप्स में, हेल्प्स इन एनरिचिंग सॉइल विद न्यूट्रिएंट्स। तो इससे सॉइल तक न्यूट्रिएंट्स पहुंचते हैं, ऑर्गेनिक मैटर एंड सॉइल फर्टिलिटी इंक्रीज होती है। मैन्योर इज प्रिपेयर्ड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ एनिमल एक्सक्रीट एंड प्लांट वेस्ट। मीन्स कि मैन्योर में कोई केमिकल्स यूज नहीं हो रहे हैं। मैन्योर में क्या होता है? ओनली कैसे मैन्योर बनती है? जब जैसे एनिमल एक्सक्रीटा, गोबर, ठीक है, वो आ जाएगा इसमें, कैटल्स डंक एंड प्लांट वेस्ट। जब वो डिकम्पोज कर जाते हैं, उनकी डिकम्पोजिशन होती है, सो दे फॉर्म मैन्योर। एडवांटेजेस, हेल्प्स इन इम्प्रूविंग सॉइल स्ट्रक्चर। मैन्योर जो है सॉइल स्ट्रक्चर को इम्प्रूव करती है। हेल्प इन ड्रेनेज एंड इन अवॉइडिंग वाटर लॉजिंग। मीन्स कि जो सॉइल में ड्रेनेज सिस्टम है वो इम्प्रूव होता है, वाटर लॉजिंग को ये अवॉइड करती है। वाटर लॉजिंग मीन दैट इज एक्यूमुलेशन ऑफ वाटर। जैसे मीन्स कि कहीं पर जैसे बहुत सारा वाटर जैसे क्रॉप फेज में एक साथ, तो उसे ये अवॉइड करती है। मैन्योर बीइंग अ बायोलॉजिकल वेस्ट मटेरियल, so it is advantageous in protecting environment from excessive use of fertilizers। so manure में जैसे मैंने आपको बताया कि there is no use of chemicals। तो मीन्स कि जैसे मैन्योर का यूज हमें ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए अगर एज कंपेयर टू फर्टिलाइजर्स। अ वे ऑफ रिसाइकलिंग फार्म वेस्ट। और इससे क्या हो रहा है? फार्म वेस्ट रिसाइकल हो रहा है बिकॉज जो आपके एनिमल एक्सक्रीटा एंड प्लांट वेस्ट क्या हो रहे हैं, वही डिकम्पोज होकर किसकी फॉर्मेशन कर रहे हैं? मैन्योर की। टाइप्स ऑफ मैन्योर, कंपोस्ट एंड वर्मी कंपोस्टिंग एंड ग्रीन मैन्योर। सो कंपोस्ट एंड वर्मी कंपोस्ट मीन्स फार्म वेस्ट लाइक लाइवस्टॉक एक्सक्रीटा। लाइवस्टॉक मीन्स एनिमल्स दैट आर केप्ट ऑन अ फार्म, ठीक है, जिन पशुओं को हम घर पर पालते हैं फॉर एग्रीकल्चर वर्क या फिर लेबर वर्क के लिए, उसे लाइवस्टॉक कहा गया है। सो इन लाइवस्टॉक एक्सक्रीटा, प्लांट्स का वेस्ट आफ्टर डिकम्पोजिशन इज डिकम्पोज इन अ पिट इन अ प्रोसेस कॉल्ड कंपोस्टिंग। जैसे आपने देखा होगा विलेजेस में करते हैं, जैसे कंपोस्ट तैयार करने के लिए कहीं पर एक पिट बना देते हैं, ठीक है। देन जो भी ये एनिमल एक्सक्रीटा होता है, प्लांट वेस्ट, उसमें डाल देते हैं। देन टाइम टू टाइम उसे हम क्या करते हैं, जैसे पलटते हैं। सो आफ्टर सम मंथ्स हम मीन्स की उस एनिमल एक्सक्रीटा एंड वेजिटेबल वेस्ट से कंपोस्ट तैयार करते हैं। देन दैट कंपोस्ट इज रिच इन ऑर्गेनिक मैटर एंड न्यूट्रिएंट्स। और जो कंपोस्ट उससे बनती है उसमें ऑर्गेनिक मैटर एंड न्यूट्रिएंट्स ज्यादा मात्रा में होते हैं। कंपोस्ट मेड यूजिंग अर्थवर्म टू हास्टन द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन इज कॉल्ड वर्मी कंपोस्ट। और वर्मी कंपोस्ट किसे कहा गया है? सेम यही प्रोसेस रहेगा, बट यहाँ पर हम
और क्या यूज कर रहे हैं? अर्थवर्म्स। अर्थवर्म्स क्या करते हैं? डिकम्पोजिशन प्रोसेस को फास्ट करते हैं, ठीक है, एंड देन सॉइल फर्टिलिटी को ज्यादा इंक्रीज करते हैं। सो दैट इज वर्मी कंपोस्ट, मीन्स की जहां पर जो कि अर्थवर्म का यूज किया गया है। तो मीन्स की ऐसी सॉइल जहां पर हमें अर्थवर्म देखने को मिलते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि दैट सॉइल इज नॉट गुड फॉर टू ग्रो क्रॉप्स, मीन्स की वो सॉइल ज्यादा फर्टाइल है। देन ग्रीन मैन्योर, some plants like sunhemp or guar are grown and then mulched by plowing them before crop seeds। जैसे बच्चों आपने देखा होगा कि क्रॉप ग्रो करने से पहले किस तरह की ग्रास जैसे सनहेम्प जैसे प्लांट्स में क्रॉप फील्ड में ग्रो कराई जाती है, एंड देन क्रॉप्स को ग्रो करने से पहले वहां पर प्लोइंग करके उसे मिक्स कर दिया जाता है सॉइल के साथ। सो दैट इज ग्रीन मैन्योर। These green plants turn into green manure, which help in enriching the soil in nitrogen and phosphorus। मीन्स की जो ग्रीन मैन्योर है वो सॉइल में क्या मिक्स कर रही है? नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। अगेन इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। फर्टिलाइजर्स, फर्टिलाइजर्स आर कमर्शियली प्रोड्यूस्ड प्लांट न्यूट्रिएंट्स। कमर्शियली मीन्स की जैसे इंडस्ट्रीज में से तैयार किया जाता है। फर्टिलाइजर्स सप्लाई नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाशियम। Advantage, they are used to ensure good vegetative growth, leaves, branches, flowers, giving rise to healthy plants। Again fertilizers का यूज भी क्रॉप फील्ड्स में किया जाता है प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए। Fertilizers are factor in the higher yield of high cost farming। Disadvantages, excess fertilizers can lead to water pollution। अब देखो मीन्स की फर्टिलाइजर्स की अगर हम यूज कर रहे हैं तो उसकी देयर आर सम एडवांटेजेस एंड सम डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस में आएगा कि अगर हम ज्यादा यूज करते हैं फर्टिलाइजर्स का तो उससे वाटर पोल्यूशन होता है। कंटिन्यूस यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स इन एन एरिया कैन डिस्ट्रॉय सॉइल फर्टिलिटी। और अगर हम किसी एक ही क्रॉप फील्ड में अगेन एंड अगेन इन लार्ज क्वांटिटी वी यूज फर्टिलाइजर्स तो इससे क्या होगा? जो सॉइल फर्टिलिटी है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी। Because the organic matter in soil is not replenished and microorganisms in soil are harmed by fertilizers। because जो वहां पर organic matter होगा soil में वो ऐसा नहीं है कि फिर से अगर एक बार डिस्ट्रॉय हो रहा है तो फिर से वहां से रिप्लेनिश्ड होगा, ठीक है। और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो मीन्स की डिकम्पोजिशन का काम करे थे एक तरह से वो भी क्या होते जाएंगे? धीरे धीरे खत्म होते जाएंगे अगर हम एक्सेस में फर्टिलाइजर्स का यूज करेंगे। इसलिए कहा जाता है कि हमें फर्टिलाइजर्स का यूज क्रॉप फील्ड्स में कम से कम करना चाहिए बिकॉज इनमें क्या होते हैं? केमिकल्स। ऑर्गेनिक फार्मिंग वेरी इंपॉर्टेंट। So it is a farming system with minimal or no use of chemicals as fertilizers। Organic farming उस farming को कहा जाता है जिसमें कि chemicals का use मीन्स कि fertilizers का यूज नहीं किया जाता है बिकॉज फर्टिलाइजर्स में क्या होते हैं? केमिकल्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हर्बिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स इनका यूज नहीं किया जाता है या तो फिर मिनिमल यूज। ऑर्गेनिक फार्मिंग यूजेस ऑर्गेनिक मैन्योर्स, रिसाइकल्ड फार्म वेस्ट। अब देखो यहाँ फर्टिलाइजर्स का यूज नहीं किया जाता है तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में ये बताया गया है कि क्या क्या यूज करा जाता है। ऑर्गेनिक मैन्योर्स, ऑर्गेनिक मैन्योर मीन जो कि आपके जैसे एनिमल एक्सक्रीटा या प्लांट वेस्ट वहां से तैयार की गई है। रिसाइकल्ड फार्म वेस्ट, bio agents such as culture of blue green algae in preparation of biofertilizers, neem leaves or turmeric specifically in grain storage as biopesticides। तो इसमें जैसे आपका प्रेपरेशन ऑफ बायो फर्टिलाइजर्स कराई जाती है। बायो फर्टिलाइजर्स मीन जिसमें कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स का ही यूज किया गया है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर्स, ठीक है। तो मीन्स कि ये हार्म नहीं कर रहे हैं आपके क्रॉप फील्ड्स को। हेल्दी क्रॉपिंग सिस्टम, मिक्स क्रॉपिंग, इंटरक्रॉपिंग एंड क्रॉप रोटेशन। क्रॉपिंग मीन्स की क्रॉप सिस्टम जो कि हम अपने नेक्स्ट पेजेस में करेंगे वो इसमें यूज किए जाते हैं। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग का मेन यही है कि इसमें केमिकल्स का यूज नहीं हो रहा है बिकॉज केमिकल का अगर हम एक्सेसिव यूज करते हैं तो उससे क्या होता है? सॉइल फर्टिलिटी कम होती जाती है। इरिगेशन, ensuring that the crops get water at the right stages during their growing season can increase the expected yields of any crop।
इरिगेशन मीन्स सिंचाई। जैसे आपने देखा होगा, अगर हम क्रॉप्स को ग्रो करते हैं तो टाइम टू टाइम हम क्रॉप फील्ड में वाटर पहुंचाते हैं फॉर द बेटर ग्रोथ ऑफ द क्रॉप। टाइप्स ऑफ वाटर रिसोर्सेज मीन्स कि कहाँ कहाँ से कौन कौन से इरिगेशन सोर्सेज है जिससे कि वाटर को क्रॉप तक पहुंचाया जा सकता है। वेल्स, canals, river lift systems and tanks. These are the water resources जो कि water provide करते हैं for the irrigation purposes. Then cropping patterns. There are three different cropping patterns and these are very important. Mixed cropping, intercropping, crop rotation. We will do one by one. Mixed cropping. It is growing two or more crops simultaneously on the same piece of land. For example, wheat plus gram, wheat and mustard, groundnut and sunflower. मिक्स क्रॉपिंग किसे कहा गया है? मीन्स कि दो या दो से ज़्यादा क्रॉप्स को एक साथ सेम पीस ऑफ लैंड पर ग्रो करवाना। और यहाँ पर आपके क्रॉप्स के कॉम्बिनेशन दिए गए हैं, wheat, gram, wheat and mustard, groundnut and sunflower. So these are the examples of mixed cropping. Then advantages of mixed cropping. So it reduces risk and gives some insurance against failure of one of the crops. So mainly mixed cropping की क्या advantage रहेगी? That is, एक तो ये आपका improved balance of soil nutrients, suppression of weeds, एक तो रिस्क को कम करता है जैसे, और इसके अलावा ऐसे कोई फैक्टर्स जो कि क्रॉप प्रोडक्शन को डिक्रीज कर रहे हैं उन्हें भी क्या करेगा? स्प्रेस करती है मिक्स क्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग. Intercropping is growing two or more crops simultaneously on the same field in a definite pattern. अब देखो बच्चों, मिक्स्ड क्रॉपिंग में भी हमने, अब आपको यहाँ लग रहा होगा कि मिक्स्ड क्रॉपिंग एंड इंटरक्रॉपिंग आर सेम, बट मेनली देखो डिफरेंस कहाँ पर है। इंटरक्रॉपिंग में भी सेम टू और मोर क्रॉप्स को एक साथ ग्रो कराया जा रहा है ऑन द सेम फील्ड बट इन अ डेफिनेट पैटर्न। ठीक है, डेफिनेट पैटर्न मीन जैसे लाइन बाई लाइन। A few rows of one crop alternate with a few rows of second crop. मीन्स जैसे एक रो एक क्रॉप की होगी, देन सेकंड रो किसी और क्रॉप की, देन अगेन वही क्रॉप फिर से रिपीट होगी फर्स्ट वन। सो ऐसे मीन्स के पैटर्न में क्रॉप्स को ग्रो कराया जाता है। जैसे एग्जांपल दिया गया है यहाँ पर, सोयाबीन, मेज, बाजरा एंड कॉपी. The crops are selected such that their nutrient requirements are different. और हम ये जो आपके एग्जाम्पल्स यहाँ पर दिए गए हैं मीन्स कि ऐसी क्रॉप को सिलेक्ट किया जाता है जिनकी न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट डिफरेंट हो, अलग अलग हो। ठीक है, ऐसा क्यों? बिकॉज अगर हम एक ही न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट वाली क्रॉप को सिलेक्ट करेंगे तो इससे क्या होगा? वो आपस में कम्पीट करेंगे, कॉम्पिटिशन ज्यादा होगा। सो इससे ये हो सकता है कि क्रॉप यील्ड कम हो सकती है, प्रोडक्शन में कमी आ सकती है। इंटरक्रॉपिंग की एडवांटेज, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स सप्लाइड, जो भी न्यूट्रिएंट्स सॉइल में डाले जाते हैं मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करता है उसका इंटरक्रॉपिंग मेथड। प्रिवेंटिंग पेस्ट एंड डिजीज फ्रॉम स्प्रेडिंग टू ऑल द प्लांट्स बिलोंगिंग टू वन क्रॉप इन अ फील्ड। फॉर एग्जांपल, अगर किसी, जैसे कि हम अलग अलग रोज में क्रॉप को लगा रहे हैं, अलग अलग क्रॉप को, तो इससे क्या होता है? मीन्स की जो पेस्ट एंड या कोई डिजीज है, सो दैट इज वो सभी प्लांट्स में स्प्रेड नहीं होती है बिलोंगिंग टू वन क्रॉप इन अ फील्ड। फॉर एग्जांपल, अगर किसी एक क्रॉप में डिजीज स्प्रेड हो रही है तो मीन्स कि ऐसा नहीं है कि जितने भी प्लांट्स उस फील्ड में हैं वो सारे उससे इन्फेक्टेड हो जाएंगे, बिकॉज दैट डिजीज may belong to particular crop. Crop rotation. The growing of different crops on a piece of land in a pre-planned succession is known as crop rotation. मीन्स की क्रॉप रोटेशन में यहाँ पर अब क्रॉप्स की मिक्सिंग, मीन्स की जैसे हमने अभी करा मिक्स क्रॉपिंग में, इंटर क्रॉपिंग में, वहाँ हम दो या उससे ज़्यादा क्रॉप ग्रो कर रहे थे। अब यहाँ क्या किया जाता है? जैसे एक सीजन में कोई एक क्रॉप ग्रो करवाई जाएगी, देन नेक्स्ट सीजन में उसी सेम पीस ऑफ लैंड पर कोई और क्रॉप ग्रो करवाई जाएगी, दैट इज क्रॉप रोटेशन। द अवेलेबिलिटी ऑफ मॉइस्चर एंड इरिगेशन फैसिलिटीज डिसाइड द चॉइस ऑफ क्रॉप। मीन्स की किस टाइम कौन सी क्रॉप ग्रो करवाई जाएगी ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड, वो डिपेंड करता है आपका दैट इज मॉइस्चर एंड इरिगेशन फैसिलिटीज के ऊपर।
देन एडवांटेज क्या रहेगी इसकी, 2 or 3 क्रॉप्स कैन बी ग्रोन इन अ ईयर विद गुड हार्वेस्ट। मीन्स कि अगर हम ईयरली लेके चले, एक साल की बात करें तो एक साल में 2 या 3 क्रॉप्स को हम ग्रो करवा सकते हैं। क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट, फील्ड क्रॉप्स आर इन्फेस्टेड बाय अ लार्ज नंबर ऑफ वीड्स, इंसेक्ट, पेस्ट, डिजीजेज। जैसे कि आपने देखा होगा बहुत सी जैसे ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि क्रॉप फील्ड को कम करते हैं, जैसे कुछ वीड्स, insect pest, diseases. So we will discuss one by one. Weeds. These are unwanted plants in a cultivated fields. For example, xanthium, parthenium, cyprinus and rotundus. Means कि जो क्रॉप्स के साथ जो उसके साथ और अनवांटेड प्लांट्स हमें देखने को मिलते हैं। जैसे आपने देखा होगा हम फील्ड्स में ओनली क्रॉप्स ही ग्रो कराते हैं, बट उसके साथ कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं वो भी साथ में ग्रो हो जाते हैं क्रॉप्स के साथ। ठीक है, उन अनवांटेड प्लांट्स को वीड्स कहा गया है। तो यहाँ पर एग्जांपल्स दिए गए हैं, ज़ैंथियम, पार्थेनियम, सिपिनस, रोटंडस। इफेक्ट, दे कम्पीट फॉर फूड, स्पेस एंड लाइट। अब देखो वीड्स क्रॉप्स को कैसे नुकसान पहुंचा रहे हैं, वो क्रॉप प्लांट के साथ फूड के लिए, स्पेस के लिए, लाइट के लिए कंपटीशन करेंगे। वीड्स टेक अप न्यूट्रिएंट्स एंड रिड्यूस द ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स। ठीक है, मीन्स की जो न्यूट्रिएंट्स पूरे के पूरे क्रॉप्स को मिलने थे, अब हाफ कंटेंट कौन ले रहा है, वीड्स। तो एक तरह से जो क्रॉप यील्ड है दैट में बी अफेक्टेड। ठीक है, क्रॉप यील्ड पर इसका असर पड़ रहा है। इंसेक्ट पेस्ट आर दोज इंसेक्ट दैट डैमेज द क्रॉप। जैसे आपने देखा होगा कुछ ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं, पेस्ट, जो कि क्रॉप लीव्स को धीरे धीरे उन्हें ईट करते हैं एंड देन उसे नुकसान पहुंचाते हैं। जनरली इंसेक्ट पेस्ट अटैक द प्लांट्स इन 3 ways. दे कट द रूट, स्टेम एंड लीफ। अगर आप क्रॉप फील्ड्स में ध्यान से क्रॉप्स को देखेंगे तो कुछ इंसेक्ट ऐसे होते हैं जो कि रूट्स को नुकसान पहुंचा रहे हैं या स्टेम, लीफ। दे सक द सेल सैप फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट। सेल सैप मीन्स की जो सेल में कंटेंट होगा दैट इज वेरी यूजफुल फॉर द क्रॉप प्लांट, उसे धीरे धीरे खत्म कर देंगे बाय सकिंग। दे वॉर इनटू स्टेम एंड फ्रूट्स एंड देन अगेन स्टेम, फ्रूट्स, या तो क्या करते हैं प्रिकिंग करते हैं एंड देन अगेन उसे एक तरह से मीन्स की डिस्ट्रॉय कर रहे हैं क्रॉप प्लांट को। डिजीजेस, diseases in plants are caused by pathogens such as bacteria, fungi, viruses। तो अलग अलग तरह की क्रॉप्स में जो डिजीजेस होती हैं उनके क्या कारण है, दैट इज पैथोजन। पैथोजन्स उन ऑर्गेनिजम्स को कहा गया है दो कॉजेज डिजीज, मीन्स कि जिनके कारण डिजीज हो रही है। पैथोजन्स एक बैक्टीरिया हो सकता है, फंजाई हो सकता है या वायरस। दीज पैथोजन्स कैन बी प्रेजेंट इन एंड ट्रांसमिटेड थ्रू द सॉइल, वाटर एंड एयर। ये जो पैथोजन्स है ये मीन्स कि क्रॉप प्लांट तक पहुंच कैसे रहे हैं, बाय सॉइल, वाटर एंड एयर। प्रोटेक्शन मैकेनिज्म, अब कैसे हम प्लांट्स को जैसे वीड्स, पेस्ट एंड डिजीज से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, बचा सकते हैं। पेस्टिसाइड्स, pesticides include herbicides, insecticides, fungicides. These chemicals are sprayed on crop plants or used for treating seeds and soil। बच्चों जैसे आपने देखा होगा जैसे जब हम क्रॉप्स को फील्ड्स में ग्रो कराते हैं तो मार्केट में बहुत से जैसे स्प्रे मिलती हैं, ठीक है, हर्बिसाइड, इंसेक्टिसाइड, फंजीसाइड, और वहाँ इंडिकेशन जो पैकेट्स मिलते हैं वहाँ बता रखा होता है कि कैसे इन्हें यूज करना है। तो जब हम उन्हें प्लांट्स के ऊपर स्प्रे करते हैं सो मीन्स कि उससे क्या होता है, जो भी प्लांट में डिजीज है या कोई पेस्ट उसे डैमेज कर रहा है सो वो क्या हो जाता है, उससे खत्म हो जाता है। Excessive use can be poisonous to many plant and animal species and cause environmental pollution। बट ऐसा नहीं है कि अगर हम ज़्यादा यूज़ करेंगे पेस्टिसाइड्स का सो डिजीज जल्दी खत्म होगी। ठीक है, अगर हम ज़्यादा यूज़ करेंगे सो दैट इज पॉइजनस फॉर द प्लांट एंड ऑल्सो एनिमल्स, बिकॉज एनिमल्स ईट प्लांट्स। सो इससे एनवायरमेंट पोल्यूशन भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। इसके अलावा और कौन से मेथड्स हैं जो कि जिससे कि हम प्लांट्स को, क्रॉप्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। मैकेनिकल वीड रिमूवल, जो वीड्स अनवांटेड प्लांट क्रॉप्स में साथ में आ जाते हैं उन्हें रिमूव करना मैकेनिकली।
प्रॉपर सीड बेड प्रेपरेशन मीन्स कि प्रॉपर सीड बेड प्रिपेयर करना जहाँ पर कि वीड्स ग्रोथ ना हो बिल्कुल भी। टाइमली सोइंग ऑफ क्रॉप्स, इंटरक्रॉपिंग एंड क्रॉप रोटेशन। टाइम जो क्रॉप का सोइंग पीरियड है मीन्स कि टाइम वो प्रॉपरली टाइम पर हमें किसी क्रॉप को ग्रो कराना है। और इंटरक्रॉपिंग क्रॉप रोटेशन जो अभी मैंने आपको बताया। यूज ऑफ रेजिस्टेंट वेराइटीज, समर प्लॉइंग। सो दीज आर द सम मेथड जिससे कि हम क्रॉप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं अगेंस्ट पेस्ट, वीड्स एंड डिजीजेस। स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स, फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉस ऑफ ग्रेन्स ड्यूरिंग स्टोरेज। तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं दोज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर that is loss of grain during storage. Biotic and abiotic. बायोटिक जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि बायोटिक्स में हम बात करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, इंसेक्ट, रोडेंट्स, फंजाई, माइट्स, बैक्टीरिया। सो ये जो फैक्टर्स हैं ये क्या करते हैं ग्रेन लॉस को मीन्स की लॉस ऑफ ग्रेन करें ड्यूरिंग स्टोरेज। देन अबायोटिक, inappropriate moisture and temperature in the place of storage. Abiotic means non living factors. जैसे फॉर एग्जांपल जहां हम ग्रेन को स्टोर कर रहे हैं वहां पर जितना कितनी टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है उतना वहां नहीं है। मॉइस्चर मीन्स की जितनी रिक्वायरमेंट है स्टोरेज के लिए चाहिए अगर वैसी रिक्वायरमेंट वहां नहीं है, सो दैट ऑल्सो कॉजेज लॉस ऑफ ग्रेन्स। देन इफेक्ट्स, डिग्रेडेशन इन क्वालिटी, लॉस इन वेट, पुअर जर्मिनेबिलिटी, देन डिसकलरेशन ऑफ प्रोड्यूस। अब इसके क्या इफेक्ट्स रहेंगे? एक तो जो ग्रेन्स की क्वालिटी है डिग्रेड होती है, वेट में कमी आती है, जो जर्मिनेशन कैपेसिटी होगी दैट अगेन बिकम पुअर, एंड डिसकलरेशन ऑफ प्रोड्यूस। प्रिवेंटिव एंड कंट्रोल मेजर्स, स्ट्रिक्ट क्लीनिंग ऑफ द प्रोड्यूस बिफोर स्टोरेज। अब यहाँ ये बताया गया है कि कैसे हम इसे प्रिवेंट कर सकते हैं, दैट इज जो भी लॉस हो रहा है ड्यूरिंग स्टोरेज ऑफ द ग्रेन्स। मीन्स की क्लीनिंग ऑफ द प्रोड्यूस बिफोर स्टोरेज, स्टोर करने से पहले उसे प्रॉपर क्लीन करना। प्रॉपर ड्राइंग ऑफ द प्रोड्यूस फर्स्ट इन सनलाइट एंड देन इन शेड, स्टोर करने से पहले जो भी क्रॉप यील्ड है उसे प्रॉपर ड्राई करना एंड देन ड्राई मीन्स इन द सनलाइट। Fumigation using chemicals that can kill pests, and then उन केमिकल्स की स्प्रे करना जो कि पेस्ट या इंसेक्ट जो भी क्रॉप को नुकसान पहुंचा रहा है उसे खत्म कर दे। सो इट्स ऑल अबाउट क्रॉप्स कि कैसे हम उसकी ईल्ड को इम्प्रूव कर सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हमने अपने इस वीडियो में करे इस असाइनमेंट में। तो इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट टर्म्स थी उन सब टर्म्स को अपनी नोटबुक में आप नोट्स बनाइए। सो इन आवर नेक्स्ट असाइनमेंट we will discuss about animal husbandry. Thank you.